Yeah, today we had Vikash with us, who will be taking us with the second part of input tax credit. Vikash, kindly start the session. Good afternoon, all of you. As we have already discussed about the conditions and क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग को चेक करना होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट में, कौन सा इनपुट हम लोग को इनएलिजिबल है और कौन सा एलिजिबल, ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स मूव ऑन वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच ऑल द पर्संस, इसमें जो बहुत इश्यूज आती है उनको बहुत सारे कंफ्यूजन्स होती है. क्या है वो पॉइंट्स? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वर्सेस क्रॉस चार्जेस. ये दो वर्ड बहुत अपने आप में एक चैलेंजिंग फैक्टर है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फर्दर हम लोग मूव करने के पहले हम लोग को समझना होगा कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और क्रॉस चार्जेस में क्या डिफरेंस है, दोनों टर्म क्या चीज को डिफाइन करते हैं, वो हम लोग को समझना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार्ट करते हैं. वेट 1 मिनट, ये आवाज. तब अपना माइक को प्लीज म्यूट कर दीजिए. हम लोग ये दोनों वर्ड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वर्सेस क्रॉस चार्जेस, ये दोनों पे फर्दर मतलब मोर डिटेल के पहले हम लोग को समझना पड़ेगा दोनों वर्ड होता क्या है. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नाम से ही पता चल रहा है कि जो इनपुट सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं. तो किस टाइप का इनपुट सर्विस? ओनली इनपुट ही सर्विस क्यों? इनपुट और कैपिटल गुड्स क्यों नहीं? तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कब कब अप्लाई होता है, किस केस में ये कहलाते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? जनरली क्या होता है, बहुत सारे कंपनी जो मल्टी स्टेट में काम करते हैं कंपनीज, उसमें क्या होती है कि वो लोग चाहते हैं कि सारा ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो क्रेडिटर को और डेटर को क्रेडिटर को पेमेंट का जो वो उनके एचओ से हो. तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने क्रेडिटर को बोलते हैं कि आप मेरे जो स्टेट में जो खर्चा हो रही है उसका बिल मेरे पे इश्यू करें. तो वो लोग क्या करते हैं, तो वो इनपुट तो आपका आईएसडी के नाम मतलब वो जो एचओ पे आते हैं, बट ये एक्चुअल वो इनपुट वो तो उस एचओ का होता नहीं है. वो इनपुट होता है हर स्टेट का. जिस स्टेट में फॉर एग्जांपल एक कंपनी एक्स है, उसके यूपी और बिहार में है, तो कंपनी का एक पॉलिसी है कि जो इनपुट मतलब आपका सर्विस लिया जाएगा बिहार और यूपी में, उसका सप्लायर बिल पहले रेज करेगा एचओ में, फिर तो एचओ में तो वो बिल रेज कर दिया, बट एक्चुअल जो इनपुट है वो उस एचओ में तो यूज नहीं हो रहा है, वो बिहार और यूपी में यूज हो रहा है. तो अब उसको कैसे दिया जाए? तो उस केस में गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट लेके इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कि उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करिए और आप वो इनपुट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यूपी और बिहार में. तो ये कॉन्सेप्ट होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का. अब क्रॉस चार्ज क्या होता है? तो ये एचओ जो आपका इनपुट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या एचओ जनरली अपने ब्रांचेज को क्या क्या सर्विस देती है, बेसिकली वो एक इनपुट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और सारा फाइनेंस का काम आपका एचओ में होता है, उनका बैलेंस शीट भी एचओ में है. तो ये सब जो है ये तो सर्विस एचओ में है, और लेकिन ये सारा जो काम हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ब्रांचेज. और ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जीएसटी में अगर एक कंपनी मल्टी स्टेट में डील करता है तो सारा स्टेट जो स्टेट में रजिस्टर्ड है दोनों एक दूसरे के डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाते हैं, मतलब दो एंटिटी माना जाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो एचओ सपोज ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ तो सर्विस ले रही होगी. फॉर एग्जांपल दो आदमी को एम्प्लॉय कर आदमी को रखा हो, तो दो आदमी डेली करता है वो इनपुट को और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो दो आदमी कंपनी ने जो एचओ ने लिया है ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लिया आईएसडी का. इसका मतलब और ऑलरेडी वी नो दैट कि जो एचओ और जो ब्रांच है दोनों दो पर्सन है. तो यहाँ पे जो एचओ वो एक सर्विस दे रही है टू ब्रांच ऑफिसेस. इस केस में गवर्नमेंट बोलता है कि यहाँ पे तो सर्विस हो रहा है तो एचओ को बिल रेज करना पड़ेगा अपने ब्रांचेज पे. इसका वैल्यूएशन क्या होगा, क्या रेट पे चार्ज होगा, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो ये कॉन्सेप्ट था कि क्रॉस चार्जेस और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में क्या डिफरेंस होता है. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ओनली फॉर इनपुट सर्विस के इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है. क्रॉस चार्जेस मतलब होता है एचओ जो सर्विस ले रही है फॉर
फॉर ऑल द ब्रांचेज, वो होता है क्रॉस चार्जेस, ना कि जो इनपुट ब्रांचेज के लिए एचओ ले रही है वो क्रॉस चार्ज के अंदर नहीं आता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है। इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता स्क्रीन है। सेव नहीं हो, स्क्रीन ठीक से शेयर नहीं हो रहा रे, डिस्प्ले नहीं हो एक रहा। हाँ मिनट अभी आ रहा है, आया। हाँ आया। ओके, नहीं फिर हाँ, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जब कोई सपोज अपने केस में अपना ईपीएम है, तो ईपीएम का 2 जगह पे है। फॉर एग्जांपल उनका एक ओडिशा में भी है और उनका वेस्ट प्लीज बंगाल डू में नॉट भी है। नेम द क्लाइंट। ओके सर, सर ये क्लाइंट के बारे में नो, बता वी नहीं कैन नॉट रहे नेम द थे। क्लाइंट। अभी ये रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है, यू कैन नॉट नेम द क्लाइंट प्लीज। ओके सॉरी सर, इट्स माय फॉल्ट। अब उनको आईएसडी, आज एक कंपनी आईएसडी अपने आप को रजिस्टर करती है, तो उनको 4-5 पॉइंट्स जो है उनको अपने अपने माइंड में रखना पड़ता है कि जो आईएसडी है, नाम से ही पता चल रहा है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इसका मतलब इनपुट सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करे, सिर्फ इनपुट सर्विस को ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इसमें ना वो कैपिटल गुड्स का इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ना वो इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। और इसमें गवर्नमेंट बोलता है, और जो एचओ आरसीएम ले रही है, आरसीएम का इनपुट ले रही है और पेमेंट कर रही है, उसका भी इनपुट नहीं ले सकता। तो अब ये इसका कैसे इनपुट डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो इस केस में हम लोग को फिर वो क्रॉस चार्ज का जो कॉन्सेप्ट आता है, उसके थ्रू हम लोग इनपुट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब दूसरा होता है कि ये इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो इन आईएसडी को मंथली रिटर्न फाइल करना जीएसटी में मस्ट होता है, जिनका ड्यू डेट 30th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ होता है। मतलब अगर वो जनवरी का इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तो आईएसडी को 30th ऑफ फरवरी के अंदर उनको अपने जीएसटीआर 6 में वो रिटर्न फाइल कर देना होगा। प्लस इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जनवरी का इनपुट को जनवरी के जीएसटीआर 6 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईएसडी को ना अपने लोग जो इनपुट पर जो एचओ एक इनपुट बुकिंग करता है, तो उसमें तो सब टाइप का इनपुट आता है, एलिजिबल इनपुट भी आता है और उनका इनएलिजिबल इनपुट आता है। फॉर एग्जांपल उनका वर्क कॉन्ट्रैक्ट का भी इनपुट आता है, कंस्ट्रक्शन का भी बिल अगर आता है, तो उस केस में जो आईएसडी जो रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, उनको दोनों टाइप का इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और दोनों को सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ताकि जो सामने वाले ब्रांच है ना, वो अपने सिर्फ उसमें से एलिजिबल वाले को ले और इनएलिजिबल वाले को इनपुट नहीं दे, उसको अपने वो 3B में सेपरेटली दिखा पाए अंडर सेक्शन 17 में। नेक्स्ट इसमें आता है कि अपना जो टैक्स होता है 3 टाइप के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि आईएसडी वालों को अपने तीनों टैक्स को सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सीजीएसटी एसजीएसटी है, आईजीएसटी तीनों को मर्ज करके एक टोटल टैक्स कैलकुलेट करे और उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, तो वो आईएसडी नहीं कर सकता है। उनको अपना तीनों हेड ऑफ इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सेपरेटली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है, कंसर्न आता है कि सपोज एक कंपनी एक्स है, उसके एक एचओ, उनका एक एचओ वेस्ट बंगाल में और उनका एक ब्रांच वेस्ट बंगाल में और अनदर 2 ब्रांच आपका यूपी और बिहार में है। तो उस केस में बोलता है कि अगर जो एचओ जो आईएसडी जो रजिस्ट्रेशन है, उसके अंदर अगर आईजीएसटी का इनपुट आता है, तो वो लोग एज आईजीएसटी उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। बट अगर वो इनपुट कोई पार्टी, सपोज वेस्ट बंगाल का ही पार्टी है, वो सीजीएसटी एसजीएसटी का बिल रेज करता है, तो उस केस में गवर्नमेंट बोलता है कि अगर ब्रांच जो बाहर सिचुएटेड है, अदर स्टेट में सिचुएटेड है, तो उस केस में उनको आईजीएसटी ट्रांसफर करना, एज आईजीएसटी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अब वो आईजीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट होगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी टोटल जोड़ के उस ब्रांच के प्रोपोर्शनेट में जितना आएगा वो एज आईजीएसटी हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। बट वो ब्रांच जो आईएसडी वाले के ही स्टेट में है, तो उस केस में वो सीजीएसटी एसजीएसटी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब एक दूसरा इश्यूज आता है कि एक ब्रांच है जो सिर्फ एग्जेम्प्टेड में डील करता है और एक ब्रांच जो आपका टैक्सेबल में डील करता है और एक यूनिट है जिसका वो लोग रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं किसी कारण बस। तो गवर्नमेंट बोलता है कि जो कॉमन इनपुट होगा वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको, ना कि सिर्फ टैक्सेबल में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तो ये जो जितना भी हमने डिस्कस किया ये आईजीएसटी का पॉइंट्स है जो बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट एवरी आईएसटी वालों को पॉइंट माइंड में रखना पड़ेगा, तब वो जाके वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होता है आईजीएसटी। फॉर एग्जांपल एक मुंबई पार्टी एक्स लिमिटेड है, वो एज अ आईजीएसटी रजिस्टर्ड है। उसका 3 यूनिट है 3 स्टेट में, मुंबई, पटना एंड कोलकाता में। तो इस केस में पहला पॉइंट है कि उनका आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ मुंबई यूनिट, मतलब वो आईटीसी जो स्पेशली मुंबई के लिए ही वो आईएसडी के नाम पे आया है, उसका अमाउंट 3 लाख रुपए है। सेम पटना यूनिट के केस में 4 लाख रुपीज है। एंड आईएसडी और कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट, कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब कि ये जो इनपुट, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट कराया, बट एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट तो तीनों स्टेट में लिया जाएगा, महाराष्ट्र में, पटना में, कोलकाता में। तो ये इस टाइप के एक्सपेंसेस टोटल 10 लाख रुपीज है। और उस मंथ हम सपोज ये एग्जांपल जनवरी 2020 का ले रहे हैं, वो आईएसडी को अपना जीएसटीआर 6 जनवरी महीना का लगाना है। तो जनवरी महीना में मुंबई का जो सेल हुआ था वो 2 करोड़ हुआ था और पटना यूनिट का 5 करोड़ हुआ था, यूनिट का 3 करोड़ हुआ था। तो टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल द ब्रांचेस इज 10 करोड़। अब नाउ हम लोग को अब कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है कि कॉमन इनपुट इनटू जिस यूनिट में हमको ट्रांसफर करना है उसका टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट का टर्नओवर जितना होता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो वो जितना आएगा वो हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इस केस में मुंबई के केस में जो आईएसडी इनपुट होगा वो क्या होगा, मुंबई का टर्नओवर कितना है, 2 करोड़ है, और कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट 10 लाख है, और टोटल इनपुट मेरा 10 करोड़ है। तो इस केस में मेरा टोटल आईटीसी मुंबई का होगा वो मेरा 2 लाख होगा। सेम पटना का कैलकुलेट करेंगे हम लोग, वो मेरा होगा, कोलकाता का 3 लाख होगा। क्यों 3 लाख होगा, क्योंकि कोलकाता का जो मेरा टर्नओवर है वो 3 करोड़ है और टोटल टर्नओवर मेरा 10 करोड़ है, मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये था आईजीएसटी का। तो जो आईएसडी है जो अपना इनवॉइस बनाएगी वो उसमें जो चार्ज करेगी वो आईजीएसटी करके डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सेम हम लोग लेंगे इनएलिजिबल के केस में। बट मेरा नेक्स्ट एग्जांपल इसी में है कि वेट अ मिनट, नेक्स्ट एग्जांपल है कि आप सीजीएसटी एजीएसटी का कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मेरे इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं मैं। इसमें मैं लेता हूं कि सीजीएसटी एजीएसटी का कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट 8 लाख रुपए है, पटना का 5 करोड़ है और आपका कोलकाता का 3 करोड़ है। तो टोटल टर्नओवर मेरा 10 करोड़ हो गया। तो मुंबई का क्या होगा, सेम होगा 8 लाख इंटू 2 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 करोड़, क्योंकि 10 करोड़ टोटल टर्नओवर है और मुंबई का टर्नओवर 2 करोड़ है, तो इनका आ गया 1.6 लाख। ठीक है, ये मुंबई का हो गया। अब मुंबई का यहाँ पे अब आईएसडी वाले को अपना ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो यूनिट है ये मुंबई में ही सिचुएटेड और ये साउंड क्लियर नहीं आ रहा है तेरा। आप आ रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, एक बार आपने ना अभी तक क्या बोला या एक बार रिपीट करूं इसको फिर से? रिपीट थोड़ा सा कर ले, पीछे थोड़ा सा ये कर लेता हूँ सीजीएसटी वाला फिर से। अभी तक हमने देखा कि हम लोग को जो आईएसडी वाले को आईएसडी अगर स्पेसिफिक यूनिट वाइज अगर इनपुट लेता है तो वो स्पेसिफिक डायरेक्टली वो एक बिल बना सकता है। नेक्स्ट वाला बोल, नेक्स्ट वाला, ये वाला सब क्लियर था, नेक्स्ट वाला। ओके, एक मिनट भैया, एक इश्यू था। ओके, सीजीएसटी एजीएसटी के केस में अभी हम लोगों ने आईजीएसटी देखा। आईजीएसटी में कोई इश्यूज नहीं है कि अगर कंपनी आईएसडी अगर आईजीएसटी का इनपुट लेता है तो एज अ चाहे वो उसी के स्टेट में कोई यूनिट हो या अदर स्टेट में कोई यूनिट हो तो भी वो आईजीएसटी करके ही ट्रांसफर करेगा। बट इश्यूज कहाँ आती है, जहाँ पे सीजीएसटी एंड एजीएसटी का इनपुट को डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात आती है। तो मेरा है कि सीजीएसटी एजीएसटी में टोटल इनपुट कॉमन इनपुट 8 लाख है
और टर्नओवर मुंबई का टर्नओवर मैंने सेम लिया है। मुंबई के केस में 2 करोड़, पटना के केस में 5 करोड़, कोलकाता के केस में 3 करोड़, तो टोटल टर्नओवर मेरे 10 करोड़ हो गई। अब मुंबई के केस को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो यहाँ पे अब आईएसडी को एक अपने माइंड में ये रखना पड़ेगा कि उनका जो यूनिट है, मतलब उस स्टेट में जो यूनिट रहेगा, तो ये इनपुट तो सीजीएसटी एजीएसटी का है, तो एज एजीएसटी ही बिल बनाना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल जोड़ लेना पड़ेगा सीजीएसटी एजीएसटी को, तो टोटल 8 है, उसको हम लोग रेशियो से निकाला तो 1.6 लाख आ गया। रेशियो तो क्लियर है कैसे आया 1.6 लाख, 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 करोड़, तो 1.6 लाख आ गया। तो ये हमको सीजीएसटी एजीएसटी में ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा क्योंकि वो सेम स्टेट में। बट इन अदर यूनिट्स लाइक पटना एंड कोलकाता, तो पटना का कितना होगा 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 10, 4 लाख, एंड कोलकाता का 2.4 लाख होगा। इसमें ध्यान देना होगा एजीएसटी वालों को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको ये आईजीएसटी एज आईजीएसटी ट्रांसफर करना। इनपुट सीजीएसटी एंड एजीएसटी का है, बट उनको आईजीएसटी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये यस सर, तुम बोलने चाहता है क्योंकि सेम स्टेट का है तो उसको पहले सेम स्टेट में डालो, यही तो? नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि सेम स्टेट में डालना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अगर वो सेम स्टेट में है और तो वो डाल के आराम होगा। हाँ, सेम में ही डालना होगा, सीजीएसटी एंड एजीएसटी में ही डालना पड़ेगा, वो आईजीएसटी में नहीं ट्रांसफर कर सकता है। मतलब क्या हुआ, अगर मेरा उस स्टेट में कुछ होगा ही नहीं एक्टिविटी, फिर क्या होगा? फिर भी हमको वो तो कॉमन है ना सर, अगर उस साल उस महीने तो इसका मतलब है उसने इनवॉइसिंग में गड़बड़ की है, उसने इनवॉइस सीजीएसटी आईजीएसटी का करना ही नहीं चाहिए था उसको। अगर उसका कॉमन सर्विस था तो उसको आईजीएसटी का ही बिल लेना चाहिए था। तुम वो बात पहले बोलो ना, तुम एग्जाम्पल ही गलत पकड़ा है। नहीं सर, पार्टी अगर आपका सेम स्टेट में, फॉर एग्जांपल मेरा बात को महाराष्ट्र में है, हम तुम्हारा बात समझ गया। तुम जो बिल लिया यूजुअली, पहले तो ये चीज बोलो फिर कि केयर शुड बी टेकन दैट ऑल बिल्स वेयर कॉमन सर्विसेज हैव टू बी अपोर्शन्ड शुड बी टेकन इन आईजीएसटी। सर लेकिन आप फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा भी सर्विस का प्लेस विकास हाँ टेंडर दिया होगा क्या? समझिए आपका क्लाइंट यहाँ पर बेस्ड है, बंगाल में बेस्ड है, ठीक है? आई मीन जो कंपनी है जो सर्विस ले रही है वो बंगाल बेस्ड है। अगर सर्विस ले रही है बंगाल के किसी वेंडर से, वो तो उसको सीजीएसटी और एजीएसटी लगा के देगा ना बिल अपने को, आईजीएसटी कैसे लगा के देगा? नहीं, अगर हाँ देन वही तो हम नेक्स्ट अब आ रहा था, जब तुम बोल रहा था तभी सोच लिया कि अगर वैसा केस है तो दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल सर्विस। Then the question will be out of 8 lakhs, 1,60,000 was not distributable. 6 lakhs would have been distributed among the 3. अब ये दोनों स्टेट मानेगा नहीं कि ये आईजीएसटी हम इतना क्यों लेगा। सर इसमें पॉइंट नहीं, सर इसमें पॉइंट समझ रहे हैं हेमंत हम क्या बोल रहा है? भैया सर आप विकास हेमंत समझ रहा है तुम? ये एग्जांपल तो डाल दिया, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में इट इज वेरी डिफिकल्ट कि अगर तुम सीजीएसटी का बिल बनाएगा बॉम्बे में, तो वो कैसे प्रूव होगा कि वो ऑल 3 का था और तुम उसको एलोकेट वहां कर देगा। बाकी ये तो अरिथमेटिक वैसा डाल दिया है, अरिथमेटिक नहीं होगा तो नहीं, बट पॉइंट ये आता है, नहीं इसमें पॉइंट ये आएगा विकास, जो हमको लग रहा है कि अगर तुम्हारा सेम स्टेट में आ रहा है तो तुम आईएसडी नंबर पे ले रहा है या अपना लोकल नंबर पे ले रहा है, वो तुम पे डिपेंड करता है ना। यस, अरे आईएसडी में तुम क्यों लेगा फिर, अगर तुम लोकल स्टेट रजिस्ट्रेशन है। हां, मेरे पास आईएसडी का हां बोलो तुम बोलो। हां हेमंत इज एकदम करेक्ट। नहीं हेमंत भैया, और आप लोग का पॉइंट से एक बार मेरा सुन लीजिए एग्जांपल। अगर मैं कोई एडवर्टाइजमेंट का सर्विस ले रहा हूं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट मेरा तो तीनों स्टेट में यूज होगा, मैं एडवर्टाइजमेंट तीनों में लिया, तो उस केस में ये जो अगर मैं सिर्फ महाराष्ट्र के ही पे लेता हूं तो दैट इज नॉट वैलिड, क्योंकि ये तो तीनों में यूज होगा। ये तो आईएसडी का रजिस्ट्रेशन में लेना होगा तुमको अगर कॉमन है तो इसलिए आईजीएसटी में लिया, लेकिन पार्टी जो एडवर्टाइजमेंट का सर्विस दे रहा है वो तो आईजीएसटी मतलब सर्विस लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, तो मेरा जो तो महाराष्ट्र में है तो वो तो सीजीएसटी एजीएसटी का बिल चार्ज करेगा। बट अब यहाँ पे लेकिन हमको तो इनपुट जो है ये महाराष्ट्र का तो नहीं है, ये अदर पटना और कोलकाता का भी होगा, तो उस केस में हम लोग आईजीएसटी के थ्रू ही ट्रांसफर कर सकते हैं सर। नहीं तो तुम क्या बोलना चाह रहा है कि अगर मेरा बिल सीजीएसटी एजीएसटी होगा तो हम आईजीएसटी के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर सकेगा उसको?
तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि ऑन द प्रोपोर्शनेट ऑफ टर्नओवर हम लोग को अगर जो सेम स्टेट में यूनिट है उसमें हमको सीजीएसटी एजीएसटी का बनाना पड़ेगा एजीएसटी को, और जो कैसे हो अदर सकता है यार, इट कैन नॉट टैली। तुम्हारा इसमें तो एग्जांपल दिया, तुम टैली हो ही नहीं सकता। अभी तुम्हारा एग्जांपल के अंदर हम बोलेंगे ये 2 लाख रुपए था सीजीएसटी एजीएसटी, फिर क्या होगा? तो 2 लाख के हिसाब से ये रेशियो बनेगा सर, ये रेशियो तो 2 लाख के हिसाब से बनेगा। तुम ऊपर 8 लाख में तीनों मिला दिया, स्पेसिफिक बोला नहीं किसका तीनों नहीं कितना है, सिर्फ सीजीएसटी एजीएसटी है, नॉट आईजीएसटी। आईजीएसटी का अलग में बताया एग्जांपल, ये सीजीएसटी एंड एजीएसटी आईटीसी है। तो तुम बोला उसमें से 160 सीजीएसटी सीधा मुंबई में घुस गया और ये बाकी दोनों आईजीएसटी के थ्रू आईएसडी के थ्रू चला गया। यस सर। आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेकिन मैंडेटरी है करने के लिए ये काम सर। हाँ मैंडेटरी, ये काम करने के लिए मैंडेटरी है, यही तो। यस सर। मैंडेटरी है आपको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप अगर कॉमन सर्विस ले रहे हैं बट आप चाहते हैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं है, आपको लेने का अधिकार नहीं है। हाँ तब ठीक है। नहीं वो हो सकता है कि वो स्टेट झगड़ा करेगा तुम्हारा कि ये तो मेरा इनपुट है ही नहीं, ये सर्विस दूसरा स्टेट का है, हम इसका इनपुट देगा नहीं, ये भी आएगा कल को प्रॉब्लम। नहीं इस केस में सर ये इश्यूज आएगा कि एडवर्टाइज गवर्नमेंट जब आपका असेसमेंट होगा, गवर्नमेंट असेसमेंट करेगा तो बोल रहा है उस टाइम पे इश्यूज उठाएगा कि एडवर्टाइजमेंट तो आपका तो तीनों स्टेट में यूज हो रहा है, आप सिर्फ कोलकाता में क्यों ले रहे हैं। तो ये सब प्रैक्टिकली इश्यूज जब असेसमेंट होगा तब सर सामने ठीक है, समझ गया। तुम अभी ये क्लास 1 का भी तुम पढ़ा रहा है, समझ गया। ठीक है, ओके सर। आप नेक्स्ट पॉइंट, ये था आईएसडी, मतलब आईएसडी का कांसेप्ट बेसिकली इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। नाउ क्रॉस चार्ज होता है कि जो एचओ से तो बहुत आवाज खराब हो गया तुम्हारा। अब आ रहा है सर? हाँ मैं बोल रहा हूँ क्रॉस चार्ज में बेसिक मतलब क्या होता है, बेसिकली एचओ से जो होता है ना हेड ऑफिस से अपने सारे ब्रांच में, यहाँ एचओ में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होता है, वहां से बैलेंस शीट बनता है और भी काम होती है, बैंकिंग का काम देखा जाता है, तो ये सब सर्विस होती है, ये तो एचओ से होती है बेसिकली। बट ये जो सर्विस हो रही है ये सारे स्टेट के लिए हो रही है। तो गवर्नमेंट और जीएसटी में हमें पता है कि आपका दो स्टेट में अगर यूनिट है तो दोनों मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। तो इस केस में गवर्नमेंट बोलता है कि एचओ जो है इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू ब्रांचेज, तो इस केस में हेड ऑफिस को बिल रेज करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट मेरा क्रॉस चार्ज के अंदर आता है। तो इसमें एक अभी रिसेंट में कर्नाटक का अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आया है इन केस ऑफ कोलंबिया एशिया में। वो लोग बोलते हैं कि जीएसटी मैंने अभी जो बताया कि 2 स्टेट में है तो सेपरेट एंटिटी माना जाता है, तो ये आपका सेपरेट एंटिटी माना जाता है। वो एक उन्होंने बेस लिया। दूसरा उन्होंने ये बोला कि जो हेड ऑफिस है ना, हेड ऑफिस जो सैलरी जो एम्प्लॉय रखे हुए हैं और जो प्रोफेशनल सर्विसेज सब ले रही है, वो अपना सर्विस वो सर्विस एचओ को दिया जा रहा है, ना कि एचओ सर्विस दे रही है बाकी सबको। तो इस केस में अथॉरिटी ने बोला कि आप एचओ को बिल बनाना पड़ेगा ऑन ब्रांचेज, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हो गया, फिनांस चार्जेस, ये सब का जोड़ के, और जो इस पे जो इनपुट आएगा वो हेड ऑफिस लेगा। ये उन्होंने इस रूलिंग के थ्रू उन्होंने बताया। उसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो एम्प्लॉय को वो हायर किए हुए वो एम्प्लॉय हेड ऑफिस का एम्प्लॉय है, ना कि ब्रांच का एम्प्लॉय है, क्योंकि दोनों 2 पर्सन हो जाते हैं। तो ये सब बेस रख के पास बोला कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो जाता है तो और जो फिनांस होता है, तो ये सब जो है एचओ सर्विस अपना दे रही है अपने ब्रांच ऑफिसेस को, तो उस पे बिल बनाना पड़ेगा। ये एक अथॉरिटी का रूलिंग आया था। अब इस केस में आता है कि वैल्यूएशन क्या होगा। तो मेरा ये था, हम लोगों ने जब अपना सप्लाई का पढ़ रहा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था शेड्यूल 1 में बोलता है कि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन 2 यूनिट आपके 2 स्टेट में है, सप्लाई कवर हो जाता है, इवन इफ उन बीच में कोई कंसिडरेशन का लेन देन नहीं होता फिर भी वो सप्लाई के आ जाता है एज पर शेड्यूल 1। तो एक क्रॉस चार्जेस है, क्रॉस चार्जेस भी सेम कॉन्सेप्ट सेम में फॉलो हो जाते हैं। तो इस केस क्योंकि इसमें ब्रांचेस तो ऐसा देगी नहीं, तो ये रिलेटेड पार्टी भी है, तो ये सप्लाई के अंदर फॉल कर गया। तो इसका वैल्यूएशन क्या होगा, सप्लाई टू रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब स्टॉक जो अपना 2 ब्रांचेज जो होता है जो डिस्टिंक्ट पर्सन, इस टाइप का वैल्यूएशन के लिए गवर्नमेंट ने रूल 28
नोटिफाई किया था, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसमें क्या बोलता है कि ओपन मार्केट वैल्यू होना चाहिए, जो एचओ जो सर्विस दे रही है उसका ओपन मार्केट वैल्यू, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सेम लाइक और काइंड का सर्विस का जो होगा उसका हम लोग वैल्यू कंसीडर करेंगे। अगर वो भी अवेलेबल नहीं हो पाती है तो हम लोग रूल 30 और 31 किसी का भी हेल्प ले सकते हैं। रूल 30 बोलता है कि कॉस्ट जितना लग रहा है एचओ का प्लस 10% एज अ मार्कअप पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो पेमेंट करना पड़ेगा। रूल 31 इज रेसिपियल, उसमें बोलता है कि आप लोग कोई भी ले सकते हो, बट आप सेक्शन 15 भी ले सकते हो। 15 बोलता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, बट आपको वो जस्टिफाइबल हो, ऐसा कोई भी रूल ले वो अनजस्टिफाइबल हो। बट गवर्नमेंट इसमें 2 प्रोवाइजो ऐड किया है कि इवन इफ ये तीनों अवेलेबल है, फिर भी अगर पहला प्रोवाइजो बोलता है कि अगर वो फर्दर सप्लाई करता है तो वो आपका 90% ऑफ जो रिसिपिएंट वो सप्लाई करेगा उस वैल्यू का 90% आप पे वो जो आपका जो एचओ है वो कर सकता है बिल। तो इस केस में हम लोग का क्रॉस चार्ज के केस में तो आपका ये जो रिसिपिएंट ब्रांच है वो तो फर्दर ये सप्लाई नहीं करेगी, तो ये प्रोवाइजो में वो फॉल नहीं कर सकती है। बट इसमें एक दूसरा प्रोवाइजो है, इसमें बोलता है कि अगर सामने वाला पार्टी फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल है तो इनवॉइस वैल्यू होगा वो मेरा ओपन मार्केट वैल्यू होगा। अब मेरा यह पॉइंट है कि इसमें क्लैरिटी ये नहीं है कि उस इनवॉइस वैल्यू पर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट का एलिजिबल का बात करता है या ये एज अ होल वो जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल है। ये हम सर आपका भी मुझे इस पे आप लोग का भी पॉइंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एज ए क्लियर नहीं है कि वो जो यूनिट जो इनवॉइस से वो ट्रांसफर कर रहा है उस इनवॉइस के बारे में बात कर रहे हैं या आपका ओवरऑल बात कर रहे हैं कि वो यूनिट आपका वो 100% इनपुट एलिजिबल है। लाइक कि अगर वो यूनिट एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों के लिए ही कर रहे हैं, दोनों ही डील कर रहे हैं वहां से, तो इस केस में वो फुल्ली इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता है, तो वो उस टाइप का ब्रांच इस पे फॉल नहीं करेगा। ये एक थॉट है। और दूसरा थॉट मेरे हिसाब से है कि उस इनवॉइस का फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर एलिजिबल है सामने वाले के लिए तो वो जो इनवॉइस में वैल्यू डिक्लेयर होगा उसको डिपार्टमेंट को ओपन मार्केट वैल्यू मानना पड़ेगा और इसके हिसाब से वैल्यूएशन लिया जाएगा। तो नेक्स्ट आता है क्रॉस चार्ज के अंदर, मतलब क्रॉस चार्ज के केस में हम लोग को वैल्यूएशन करना कैसे। ठीक है, इनवॉइस वैल्यू में जो डिक्लेयर होगा इनवॉइस में वो मानेंगे, बट इनवॉइस में डिक्लेयर करने के लिए कोई तो वैल्यू होगा। तो मेरे हिसाब से अगर करेक्ट होता है कि सामने वाला जो मतलब ब्रांच है वो इस इनवॉइस के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट फुल एलिजिबल है, तो उस केस में हम लोग जितना मेरा एचओ का कॉस्ट लग रहा है, फॉर एग्जांपल वो सैलरी दे रहा है, फिनांस चार्जेस लग रहा है फॉर मनी के लिए, तो जो ये सब जो सर्विस देने के लिए वो सर्विस ले रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज और प्रोफेशनल जो आदमी लोग का जो सैलरी दे रहा है, तो ये सब का जो कॉस्ट जो लोग सैलरी पे कर रही है वो टोटल वो लोग टर्नओवर के बेसिस में डिवाइड करेगा और जितना आएगा उस पे जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा। एक ये थॉट हो सकता है। दूसरा थॉट होगा कि अगर नहीं ये बोलता है कि वो यूनिट 100% टैक्सेबल यूनिट होना चाहिए, देन उस केस में मेरा कॉस्ट प्लस 10% होगा। तो ये था क्रॉस चार्ज का कॉन्सेप्ट। कुछ एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल अगर एचओ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पेमेंट मतलब उनका कोई खर्चा है उनके प्रॉपर्टी पे तो वो सेल्स रेशियो में होना चाहिए। एंड फिनांस चार्ज मतलब इसमें ये भी पॉइंट आता है कि अगर हम लोग एक्सपेंसेस जो एचओ का एक्सपेंसेस हम लोग लिस्ट डाउन कर लिए, क्या ये सारा एचओ जो एक्सपेंसेस कर रहा है वो एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा या हम लोग को हर एक नेचर वाइज देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फिनांस चार्जेस अगर हो रही है तो हमको ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सेल्स के रेशियो में करना पड़ेगा, तो क्या हमको कैपिटल जितना हर ब्रांच यूज कर रही है उसके केस में करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपका जितना भी एक्सपेंसेस है वो नेचर वाइज डिवाइड करना पड़ेगा हम लोग को। मतलब फिनांस चार्जेस के केस में फिनांस चार्ज जितना हर ब्रांच कैपिटल यूज कर रही है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर्विस सेंटर अगर कोई लीगल डिपार्टमेंट का है मतलब लीगल खर्चा हो रही है, फॉर एग्जांपल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये सब का बिल अगर हो रहा है तो उस केस में वो टर्नओवर के रेशियो में डिवाइड होगा।
तो भैया ये था क्रॉस चार्जेस एंड IHT। तो विवेक भैया और टंडन सर, अगर कोई इसमें इश्यूज है और इसमें मेरा ये पॉइंट्स आप लोग से डिस्कस करना है कि ये एलिजिबल फॉर फुल ITC का मतलब क्या है, जो मैं दो स्कूल थॉट ऑफ स्कूल ले रहा हूँ, वो दोनों में कौन सा करेक्ट होगा, एक बार मुझे गाइड करिए ना। ये क्या बोल रहा है तुम, कौन से ये दो पैराग्राफ जो है, प्रोवाइडेड दैट वे द गुड, ये वाला पैराग्राफ, well, further that where the recipient is eligible for full input tax credit, the value declared in the invoice shall be deemed to be the open market value of goods or services. या मैं मतलब जो तुम क्रॉस चार्ज में भेज रहे हो वो उतना रुपए तो होना ही चाहिए, यही तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। सामने तो ये अब देखो, जो डायरेक्ट कॉस्ट होगा उसमें तो डायरेक्ट निकलेगा। अब जैसे तुम बोला सैलरी वैलरी वो सब चीज बोला, वो कैसे निकलेगा? वो उसको ऐड करके तुम प्लस 5% मार्कअप। सैलरी नहीं, सैलरी में अगर मैं ये समझता हूँ कि ये बात हो रही है कि सामने वाला उस इनवॉइस, मतलब वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो उसके रिस्पेक्ट में वो फुल लेने के लिए एलिजिबल है, तो उस केस में तो हम लोग जितना कॉस्ट लगा है उस पे हम लोग चार्ज करेंगे रेट, और वो मेरा ओपन मार्केट वैल्यू होगा। जस्ट लाइक इनवॉइस, अपना स्टॉक ट्रांसफर, जो अपना स्टॉक ट्रांसफर होता है उसमें कंपनी लोग क्या करती है कि जितना में वो परचेजर से माल खरीदती है वही बिल अमाउंट स्टॉक ट्रांसफर में यूज करती है। वो तो एकदम ठीक है। तो अगर तो क्रॉस चार्जेस इज अ लाइक का स्टॉक ट्रांसफर। हाँ, मतलब ये अपेरेंटली तो वही मतलब है इसका। अब ये ट्रिकी कब हो जाता है, जब तुम्हारे कुछ कॉस्ट तुम एलोकेट करते हो जो अपने सैलरी वैलरी, अब उसमें ऐसा हो सकता है ना कि वो आदमी 10 किस्म के काम कर रहा हो, एक को एलोकेट करना है, देन द चैलेंज स्टार्ट्स एंड देन द डिस्प्यूट स्टार्ट्स। तो वो तो मार्केट वैल्यू उसका निकलेगा कैसे? इट इज वेरी डिफिकल्ट। मिल निकल जाए तो बहुत अच्छा बात है। तो सर या तो कॉस्ट प्लस 10%। तो कॉस्ट कैसे होगा? सिर्फ 10 आदमी है ऑफिस में, तो वो 10 आदमी जो काम 10 आदमी जो काम कर रहा है उसमें से एक्चुअल में 10% ही काम क्रॉस चार्ज में आना चाहिए, पर वो 10% प्रूव करना मुश्किल होगा ना। नहीं सर, इसमें जो आप बोल रहे हो एग्जांपल ले रहे हो, 10 आदमी जो सर्विस दे रहे हैं, जो सैलरी उसका चार्ज हो रहा है वो तो 10 सारी यूनिट के लिए हो रहा है। एचओ तो कोई आउटपुट दे नहीं रहा है, वो सारा वो सर्विस वो ब्रांचेस के लिए रहा है। ठीक है, उसको एलोकेट करना होगा टर्नओवर में, और क्या एलोकेटेड ऑन द बेसिस। मतलब तुम ये बोल रहे हैं वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा भी अगर खर्चा करा तो उसके लिए वही मार्केट वैल्यू है। यस सर, बट इसमें एफिशिएंसी है, 2 आदमी सो रहा है तो वो भी आएगा, क्यों? ऑब्वियसली, क्योंकि उसका तो कॉस्ट हो जा रहा है ना वो। विवेक भाई, आपका क्या पॉइंट है इसमें? हेलो विवेक भैया, अशोक साहब को पूछो। हेलो, देखो कौन कौन है। देखो टंडन, संदीप आ गए। हमारा ये क्रॉस चार्ज विल ऑलवेज बी डिस्प्यूटेड आइटम। तुम जितना ही कर लो, जो भी कर लो, टू फाइंड आउट व्हाट पर्सन आर। सपोज यू टेक द एग्जांपल ऑफ से इमामी लिमिटेड। इमामी लिमिटेड में हेड ऑफिस में से 250 आदमी काम कर रहे हैं। वो 250 आदमी कौन, कैसे, क्या चीज के लिए काम कर रहा है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर टू फाइंड आउट। दैट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली। अब इसमें इसका वैल्यूएशन, इस चीज की सर्विस का कोई मार्केट वैल्यू हो नहीं सकता है। ये होगा तो कॉस्ट प्लस बेसिस पे ही होगा। अब कॉस्ट में क्या घुसेगा? सीएफओ का आधा सैलरी घुसेगा, चौथाई सैलरी घुसेगा। सीएफओ तो ऐसा नहीं है कि केवल ब्रांचेस को सपोर्ट कर रहा है, ही इज टेकिंग केयर ऑफ कॉर्पोरेट फंक्शंस आल्सो। कॉर्पोरेट फंक्शंस आर एक्सक्लूसिव टू द हेड ऑफिस। दिस इज अ डिस्प्यूटेड आइटम। ये डिस्प्यूट चलेगा ही, ये इसका कोई अंत नहीं है। एग्रीड। इसका कोई मयंक ने हाथ उठाया। मयंक, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो क्रॉस चार्ज अपना कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ एक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है कि सपोज मेरा एक ग्रुप कंपनी है जिसका जो मतलब मेन ग्रुप कंपनी का जो फ्लैगशिप कंपनी है वो अपनी छोटी छोटी सब्सिडियरीज को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसका वो कंसिडरेशन नहीं लेता है, तो उस केस में भी मेरा क्रॉस चार्ज एप्लीकेबल होगा क्या? उस केस में क्रॉस चार्ज तो होता नहीं है, उस केस में नॉर्मल बिलिंग होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? वही पूछो, क्यों नहीं होगा? The word cross charge will not come there. The word will be अगर डिपार्टमेंट challenge you yourself if you transfer bill to them for that services. If you don't bill, तो जैसे काफी कंपनीज ये काम नहीं करती है, जो भी हम लोग देखे हैं जीएसटी ऑडिटर को हाईलाइट करना चाहिए था उस चीज को, नहीं तो ये डिपार्टमेंट करेगा डिस्प्यूट।
कोई तो करेगा ही। सेम वैल्यू आ जाता है इसमें, वैल्यूएशन कैसे हो? अरे वो पर्टिकुलरली क्रॉस चार्ज में नहीं आएगा बिकॉज इट इज नॉट द सेम कंपनी। इवन इफ वो रिलेटेड पार्टी में तो आ जाएगा क्योंकि दैट उसमें विल बी कंसीडरेशन एक्सटर्नल नहीं ले रहा सर्विस, एक्सटर्नल सर्विस नॉट बिल्ड। है। नॉट बिल्ड तो वैल्यू तो होना होगा ना सर चार्ज करने के लिए। ऑब्वियसली बिलिंग जब तुम बोल प्रूव करेगा एक्सटर्नल सर्विस नॉट बिल्ड तो उसका वैल्यूएशन रूल जाएगा, फिर वैल्यूएशन आएगा तो तो उसमें आ जाएगा ना। अच्छा तुम्हारा इसमें एक्ट में क्या बोलता है इस टाइप का चीज, अगर तुम कोई डिपार्टमेंट पकड़ लेता है बिल नहीं बना सर तो वो प्रैक्टिकल ही कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो जो सब्सिडरी को ट्रांसफर सब्सिडरी को और जो वो है वो तो आपका रिलेटेड पार्टी में आ जाता है। यस, तो सेम आपका प्रोविजन अप्लाई होगा इसमें। घूम फिर के वहीं आ जाए। कोई शेड्यूल 1 2 तो देख लो उसको सब, तो शेड्यूल 1 में फॉल करेगा ये सर्विस। ये सारी चीजों को भी लेके एक ठो अलग क्लास में ये सब दिमाग लगाओ, मतलब इस टाइप का चीजें जो तुम्हारे को रियल लाइफ में फील होता है। और बोलो। अच्छा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, हाँ हेलो, कि ये जो कैलकुलेशंस था, अगर सपोज मेरे पास आईएसडी रजिस्ट्रेशन है तो ये कैलकुलेशंस मेरे को करना मतलब कंपलसरी हो जाएगा कि अगर हम देखेगा कि मेरा मटेरियलिटी नहीं आ रहा है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं इस चीज को, कॉमन सर्विस वाला पार्ट को? कॉमन तो आपको डिलीट करना पड़ेगा ना वो इनपुट को। नहीं तो ये लेना फिर मेरा कंपल्शन मयंक किया क्यों? लॉ बोलता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मटेरियलिटी तुमको करना पड़ेगा, बट अब मान लो कुल में आईएसडी का 1000 रुपए का जीएसटी का आया, नहीं करेगा। obviously that is foolishness to even think of doing anything about that. डिपार्टमेंट वाला भी कुछ पकड़ेगा तो बोलेगा ठीक है दादा छेड़ दिन। विवेक भी आपका क्वेश्चन था ना उस दिन? हाँ बोलो। हाँ आप उस दिन बोले थे ना कि इस पे मेरा पॉइंट नहीं, मैं उससे उस दिन पूछा था उसमें वैल्यूएशन कैसे होगा, तो मेरा तो वही अंडरस्टैंडिंग है, वैल्यूएशन विल बी कॉस्ट प्लस मार्कअप। तो उसमें तुम मेरा पॉइंट में कॉस्ट ही होना चाहिए, मार्कअप करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो भैया एक संदीप सर आप लोग से पॉइंट है मेरा यहाँ पे बोलता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट इट द वैल्यू डिक्लेयर इन द इनवॉइस शैल बी डीम्ड टू बी ओपन मार्केट वैल्यू। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, वो सप्लाई के केस में जो हम लोग चार्ज करेगा वो इनवॉइस का वैल्यू, या वो जो ब्रांच है वो ब्रांच को एग्जेम्प्टेड नहीं मतलब फुल्ली टैक्सेबल सप्लाई करता हो, वो यहाँ पे बोलना चाह रहा है सर। फिर से बोलो क्या बोल रहे हो? मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कि रेसिपिएंट एलिजिबल फॉर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेसिपिएंट तो ठीक ही तो लिख रहा है, रेसिपिएंट को फुल टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो जो भी वैल्यू लिखेगा वो मार्केट वैल्यू मान लेगा वो उसको। हाँ मतलब ये पूछना चाह रहा है कि जो भी इनवॉइस रेज कर दिया रिसिपिएंट के ऊपर में वही इनवॉइस फाइनल है। हाँ तो कंडीशन लिखा है ना कि रिसिपिएंट को पूरा टैक्स क्रेडिट फुल इनपुट क्रेडिट मिलता है। ओके इन दैट केस बोल रहा है कि वो फिर वैल्यूएशन में नहीं जाएगा। उस सप्लाई का उस सप्लाई पे ना पर्टिकुलर सपोज फॉर एग्जांपल हम स्टॉक ट्रांसफर लेते हैं, कोई मेडिसिन अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टॉक ट्रांसफर का बात कहां से आ गया? क्रॉस चार्ज का जब बात आ रहा है तो क्रॉस चार्ज में स्टॉक ट्रांसफर कहां से आ गया? संदीप ये क्या बोलने चाह रहा है, ये बोलने चाह रहा है जस्ट एक देखिए वो खर्चा था 1 लाख रुपए का, कोई बिल आया खर्चा आया उस पर इनपुट था और हमको उसको ट्रांसफर करना है। अब असेस में हम 50,000 का ही इनवॉइस बनाया तो वो इनवॉइस ट्रांसफर करना है। तुम जो एग्जांपल दे रहे हो तुम आईएसडी का एग्जांपल दे रहे हो, तुम क्रॉस चार्ज का एग्जांपल नहीं दे रहे। हम क्रॉस चार्ज का इनवॉइस किया 50,000 का। क्रॉस चार्ज तो हुआ हेड ऑफिस में जो खर्चे लग रहे हैं विच इज नॉट मेंट फॉर एनी स्पेसिफिक। आज जैसे इंश्योरेंस बहुत कंपनियां होती है सेंट्रलाइज्ड इंश्योरेंस पॉलिसी करा रही हैं, वो आईएसडी का पार्ट हुआ। बट सीएफओ की सैलरी है या एमडी की सैलरी है वो क्रॉस चार्ज का पार्ट हुआ। यहाँ पे जो वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस जो बोला, ये इनवॉइस कौन सा जो इनवॉइस क्रॉस चार्ज में आगे रेज किया? हाँ ऑब्वियसली बस तो खत्म। क्रॉस चार्ज का इनवॉइस तो रेज करना ही पड़ेगा। तब ये मतलब भैया क्रेडिट क्रेडिट कैसे होगा? विदाउट रेजिंग इनवॉइस नो डेबिट नो क्रेडिट। एग्रीड देन द डिस्प्यूट इशू ऑफ कॉस्ट एलोकेशन जो आपने बात कर रहे थे वो खत्म हो जाता ना। तो सर उस केस में हाँ जहाँ पे एग्जेम्प्ट वाला कोई एक्टिविटी आ जाएगा या ऐसा आ जाएगा जहाँ पे किसी तरह से आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड है, उनके लिए ये प्रॉब्लम है। जहाँ पे आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है वहां पे तो ये बोल रहा है जो वैल्यू लिखेगा हम ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। कि आप अपने को कोई वो नहीं हुआ कि भाई तुमने 10% ट्रांसफर किया और टोटल कॉस्ट या 20% किया कि भाई वो जैसे सीएफओ वाला बात जो किया आपने जो इनवॉइस में किया वही डीम्ड होगा। फुल इनपुट क्रेडिट वाला के केस में कुछ नहीं होगा दिक्कत। हाँ ठीक। एक क्रॉस चार्जेस पे कुछ इश्यूज है क्या आपकी निको? हेलो क्रॉस चार्ज इटसेल्फ ही इशू है, दिक्कत है। नहीं सर क्रॉस चार्ज रिजर्व हो सकता है क्या? क्या
क्रॉस चार्ज का इश्यूज रिजॉल्व हो सकता है क्या? नहीं भैया। तो फिर क्या पूछ रहे हैं? ठीक है फिर भी। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है आरसीएम ऑन डायरेक्टर सर्विस सर। इसका भी 2-3 दिन पहले एडवांस रूलिंग आया है क्ले क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे सर। उसमें ये बोलता है कि कोई भी डायरेक्टर्स को अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर हो या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, सब मेरा आरसीएम के अंदर फॉल कर जाएगा। और क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है कंपनी का, तो देखो भैया, इस केस लॉ के बारे में अभी डिस्कस मत करो। केस लॉ 100% एसएससी चैलेंज करेगा। दिस केस लॉ इज विदाउट एनी हेड और टेल। तुम जनरल अभी नियम के बारे में बात करो। जनरल नियम तुमको बोलता है ना, एम्प्लॉय सर्विस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। जी सर, मैं उस पे नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि डायरेक्टर्स पे कब आएगा केस पे। अरे बाबा, होल टाइम डायरेक्टर है तो होल टाइम डायरेक्टर तो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है जी। होल टाइम डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपका एम्प्लॉय होता है, और एमडी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ये सब एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है जी। तो उस पे सर मेरा आपका विकास, का लायबिलिटी नहीं आएगा। विकास, उस पे किस हिसाब से जीएसटी आएगा? नहीं आएगा जीएसटी सर, मैं ये बोल रहा हूँ। विकास, तुम एडवांस रूलिंग जो डिस्कस कर रहे हो, आदमी को अभी एबीसीडी नहीं आता है, तुम सेंटेंस क्यों सिखा रहे हो? अभी एबीसीडी सिखाओ ना। मैं आरसीएम के बारे में डिस्कस कर रहा था, मैं एडवांस रूलिंग। ओके सॉरी सर। आईटीसी का 2-3 क्वेश्चंस है। एक बिपिन बोरा ने पूछा था कि अगर कोई कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, वो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, तो जो उसका इनपुट हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सर मेरे हिसाब से जो उसमें रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, वो उसका रिवर्स करना पड़ेगा उनको इनपुट टैक्स। एंड मयंक का एक अच्छा क्वेश्चन है कि सर बहुत अभी इंडस्ट्रीज का ये प्रैक्टिस है कि अपना इनपुट लेने का तो ड्यू डेट होता है नेक्स्ट ईयर्स के सितंबर के रिटर्न तक में हम लोग को इनपुट लेना होता है, नहीं तो बहुत कंपनी लोग ये कर रही है कि सितंबर में उनको कुछ डाउट है बिल पे, तो वो क्या करिए, वो सितंबर महीना में ले रही है और सेम मंथ में वो रिवर्स में दिखा रही है। उनको तुम्हारा लैपटॉप लाओ, लैपटॉप में बोलो, हम अभी खोल के दिखा देते हैं। दादाजी को बोलो सर प्रिंट मत लीजिए, आपको ओपन करके तुम्हारा लैपटॉप पे दिखा देते हैं। कंटिन्यू कर, संदीप जी अपना बच्चा लोग से बात करता है। ओके, तो उस केस में जो कंपनी लोग कर रही है, मतलब वो इनपुट सेम मंथ में ले रही है और सेम मंथ में रिवर्स कर रही है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउेबल है क्या? मतलब वो जो कर रही है कंपनी, वो वैलिड है कि नहीं वैलिड? सर तो मेरे हिसाब से वहां पे बोला हुआ है कि सितंबर महीना तक में इनपुट को अवेल करना चाहिए। तो वो तो इनपुट जो ले रही है वो अवेल कर रहा है, वो एलिजिबल हो गया। बट वो रिवर्स कर रहा है, रिवर्स तो गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक दिया हुआ है ना कि कुछ रूल्स के अंदर, जैसे रूल 42, 43, रूल 37, 39 एंड जो 17(5) है इनएलिजिबल क्रेडिट, उसके रिस्पेक्ट में रिवर्स कर सकते हैं। तो कंपनी कर रही है, उस केस में डिपार्टमेंट विल चैलेंज कि आप रिवर्स कर रहे हो, किस बेसिस में कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से उस जो प्रैक्टिस को चैलेंज डिपार्टमेंट फ्यूचर में करने वाली है और इनपुट को डिसअलाउ कर सकती है। मैं तुम्हारा ये क्वेश्चन था। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, इसमें क्लाइंट अपना व्यू देता है, वो यही बोलता है कि अभी उस चीज पे डिस्प्यूट है, तो हमको फ्यूचर में इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं चाहिए, इसीलिए अभी हम उसको लेके रिवर्स कर दे रहे हैं, और फ्यूचर में जब भी मेरा ये मैटर क्लियर हो जाएगा हम इसको ले लेगा। तो इस केस में एज एन ऑडिटर या फिर अगर हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, तो ये चीज में हम मेरा क्या एक्शन होना चाहिए? तुम्हारा एडवाइस एकदम ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है सर। सर और नेक्स्ट एक बहुत ठीक है सर, ये क्वेरीज था। अगर किसी का क्वेरीज है क्या आज के सेशन के रिस्पेक्ट में या इनपुट के रिस्पेक्ट में? हेलो, नहीं मेरा तो कुछ नहीं है, बाकी पूछो। हेमंत भैया आपका क्वेरी है क्या कुछ? नहीं, कुछ नहीं। राहुल? हेलो, नहीं नहीं कुछ नहीं है। अरे नया आदमी लोग से पूछा करो ना, तुम खाली तो सर नाम तो इतना पता नहीं ना, तुमको जो अच्छा लगे उससे पूछ लो। किनका क्वेरी है सुन क्या? रहे हैं? हाँ, ये आवाज आ रहा है ना? विकास जी सुन रहे हैं क्या? हाँ सुन रहे। बोलो सायंतन, बोलो। हाँ, मैं बोल रहा था वो जो रिटेंशन के बारे में आप इनपुट में बोल रहे थे ना, इनपुट उसका रिवर्स करना पड़ेगा अगर 180 दिन के ऊपर अगर उसका इनपुट मतलब रिटेंशन अगर बुक्स में रहे तो। हाँ हाँ। अब सोचिए कि 2 साल बाद कोई क्लाइंट
अपना रिटेंशन को, मतलब वो रिवर्स कर दे रहा है, इनपुट नहीं ले रहा है रिटेंशन के ऊपर। अब ठीक है। 2 साल बाद जब वो अपना वेंडर को रिटेंशन का अमाउंट मतलब पेमेंट कर रहा है, तब क्या वो इनपुट ले सकता है? नहीं, तो पहले तो उसको वो तो जब वो बिल आया होगा उनके पास तो उसका तो इनपुट वो लिया होगा। नहीं, वो तब लिया नहीं। और वो जब 2 साल के बाद पेमेंट कर रहा है तब नहीं ले सकता। अच्छा, मतलब वो इनपुट का डूब जाएगा। हाँ, इस केस में उनको क्या करना पड़ेगा कि उनको पहले इनपुट ले लेना पड़ेगा, और अगर वो 180 डेज के बाद पेमेंट करते हैं तो उसी दरमियान उनको रिवर्स कर लेना पड़ेगा इनपुट टैक्स। अच्छा, पहले अगर रिवर्स कर देता है वो इनपुट, वो बाद में वो और नहीं ले पाएगा। हाँ, नहीं और नहीं ना तुम गलत बोल रहे हो। हाँ, तुमको लेके इमीडिएटली रिवर्स कर देना होगा, फिर जब भी पेमेंट करेगा तब मिलेगा उसको। जी सर। ये वही नहीं, विकास ठीक से बोलो ना यार। मैं वही बोल रहा था अभी, वही बोला था मैं। अरे तुम अपने आप को खो गया तुम अभी। नहीं ठीक है, वो बोलने दो। और मेरा सेकंड सवाल भी है, वो है कि आपका जो ये GSTR 2A और GSTR 3B में बुक्स में जो इनपुट का डिफरेंस होता है उसका 20% तक हम लोग ले सकते हैं। डिफरेंस का 20% हम लोग ले सकते हैं दिसंबर तक। जनवरी से वो 10% हो गया है जी। एम आई राइट? यस यस। अब कोई मान लीजिए कोई अपना GSTR रिटर्न लगाया नहीं, अब वो अपना अक्टूबर या नवंबर का रिटर्न लगाया है आपका फरवरी में या जनवरी में, तब कौन सा रेट हम लोग लेंगे, 10% या 20%? वो तो आपको तो 10% उस महीना, आप तो जब फरवरी में, आप तो फरवरी का कैलकुलेट कर रहे हो ना? नहीं, मैं अपना अक्टूबर नवंबर का रिटर्न अभी लगाया नहीं, ठीक है? अब GSTR 2A से मेरा बुक्स में डिफरेंस था वो फरवरी मतलब नवंबर और दिसंबर में, ठीक है? अब रूल चेंज होके जनवरी से हो गया, वो डिफरेंशियल 10% में हम लोग ले सकते हैं, 10% मैक्सिमम अलाउबल है डिफरेंस का, ठीक है? अब मैं मेरा नवंबर और दिसंबर का रिटर्न मान लीजिए फरवरी में लगा रहा हूँ, अब क्या मुझको वो 20% मिलेगा या 10% मिलेगा? मेरे क्योंकि आप 1 इससे आपका और रिटर्न आप उसके बाद लगा रहे हो, मतलब हाँ। आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से इस पे 10% अप्लीकेबल होना चाहिए, जो आपका बिल चढ़ाया नहीं था पार्टी उसका। नहीं, देख ले विकास, ठीक से देख ले इसको, वो है। मैं देख लेता हूँ इसको, बट मेरे हिसाब से 10% होना चाहिए क्योंकि आप 1/1/2020 के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हो। अच्छा, मतलब मेरा नवंबर का रिटर्न मैं अगर जनवरी में लगाऊंगा तो जनवरी का रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, ना कि डिफॉल्ट हो गया ना, दिसंबर तुम डिफॉल्ट हो गया ना, तो तुम नया रूल आ गया, नया रूल के हिसाब से होगी। नहीं विकास, ऐसा क्यों होगा? मेरे हिसाब से न्यू रूल आ गया ना रे। 1/10/2020 से तो आपका नया रूल आ गया 10%, और आप आफ्टर वो जो रूल चेंज हुआ उसके बाद आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। पहले रिटर्न हम बाद में फाइल कर रहे हैं, बट इट पर्टेन्स टू अक्टूबर नवंबर दिसंबर। भैया वहाँ ये नहीं बोला हुआ है कि जनवरी के रिटर्न से आपका ये एप्लीकेबल होगा। टंडन में थोड़ा एनलाइटन करिए ना। क्या चीज? ये चीज जो का रूल, क्लैरिटी दीजिए। एक सेकंड, 2A का और जो मेरा रिटर्न में था ना कि आपका जितना 2A में नहीं दिखाएगा उसको आप 20% इनपुट ले सकता है, 10% कुछ कर दिया था बाद फिर बाद में 10% कर दिया। तो अगर हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 20% का नियम था, हम जनवरी में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हमको 10% अलाउ होगा कि 20%? ये 10% कब किया था विकास? जनवरी में। क्या लिखा था लैंग्वेज? रेट्रोस्पेक्टिव लिखा था, क्या लिखा था? मेरे ख्याल से प्रोस्पेक्टिव। वो क्या होगा, उसको उसी को रेफर करके ये किया होगा, चेंज किया होगा पुराना वाला सर्कुलर को। अगर वैसे किया होगा तो फिर वो वैसे होगा। विकास को देख के बताना होगा। पुराना वाला सर्कुलर को रेफर भी करता है और लिखता है इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी। लिखा है ऐसे क्या? हाँ, बट वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि जनवरी के रिटर्न से इफेक्टिव है ये, वहाँ लिखा हुआ 1/1/2020 से एप्लीकेबल है। तो मेरे हिसाब से 10% होना चाहिए। मैं फिर भी इस पे स्टडी करके रिवर्ट करता हूँ। स्टडी कर ले, उसमें ये होगा 1/1 अगर लिखा है ना, तो तुम बोलता है अगर टैक्स का रेट चेंज हो गया, हम रिटर्न लेट से फाइल करता है तो हमको पुराना टैक्स लगेगा, नया टैक्स लगेगा? भैया उस केस के लिए आपका टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन 14 हम लोग को रेफर करना पड़ेगा। उसमें बोलता है कि चेंज इन रेट होता है, तो उस पे हम लोग को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको फिर देखना पड़ेगा। इसमें क्या, एक बार रिसर्च कर ले, मेरे ख्याल से 20% अलाउ होगा। ठीक है भैया। और कोई ये नहीं का?
मयंक का खोलिए ना चैट बॉक्स देख। टाइम हो गया है। हो गया सर वो वाला। ओके ना। और हेमंत भैया, उनका तो हेमंत भैया है कि नहीं है अभी? वो डिस्कस ना बैंक वाला। हेलो, हो गया विकास, आई थिंक आज के लिए। क्या हुआ टंडन भैया इतना जल्दी? हेमंत भैया नहीं है, उनका प्रॉब्लम होगा कुछ। कौन नहीं है? हेमंत भैया, ओके। हेमंत भैया नहीं है, स्वाति नहीं है। ठीक है, चलो थैंक यू विकास। थैंक यू भैया। थैंक यू। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू विकास।